हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम भूगोल को पढ़ रहे थे, जो हमारा जीएस 40 नंबर का पूछता है, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे 6 to 8, 9, 10 किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, चाहे साइंस वर्ग के लोगों का हो, चाहे आर्ट वर्ग के लोगों का हो, सब में ये भूगोल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो हमारा जीएस का पार्ट है, इसमें 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो हमने देखा कि ये जो हमारा एनसीईआरटी बुक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिसमें हमने कल कुछ क्वेश्चन बताए हुए थे कि कौन कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है भारत, इसका आकार और स्थिति। ठीक है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, ये सब तो हम आगे देखते हैं, यहाँ से हमारा जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। ठीक है, हम देखिए यहाँ पे हम देखते हैं स्थिति। तो भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से हम समझ लेते हैं। एक मिनट, देखिए ये हमारा क्या है, पूरा मानचित्र दिया गया है। देखिए यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, यहाँ नीचे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पे हमारा भारत है और नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, एक मिनट हम फिगर से आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, हिंद महासागर है, ये देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर प्रशांत महासागर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए हम और देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम, भारत एक हमारा विशाल देश है। ठीक है, यहाँ पे भारत की स्थिति देखिए, यहाँ पे भारत की स्थिति दर्शाया गया है। ठीक है, इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं। तो जो भारत की स्थिति है कहाँ पे है, तो इसको देखते हैं। तो क्या दिया गया है, हमारा मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर, देखिए यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट का लाइन गया है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, और इसका अगर हम उत्तरी अक्षांश तथा इसका पूर्वी हम देखें तो 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर, अगर इसका देशांतर देखें तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी से लेकर कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक ये इसका देशांतर फैला हुआ है। तो हमको अक्षांश और देशांतर समझ में आ गया। जो हमारी ये लाइनें होती हैं भूमध्य रेखा के समांतर, ये हमारी कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और जो हमारे ये खड़ी लाइनें होती हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, देशांतर लाइनें कहलाता है। ठीक है, तो हमको ये याद हो गया इसका लोकेशन, इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं, इसका क्या दिया गया है। अब इसका आकार देख लेते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत का जो भूभाग है उसका कुल कितना, लगभग में कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व की कुल, यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है, इसको समझ लिए, भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। ठीक है, तो ये जो हमारा टीआरई 1 वाला एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4% है। पूरी दुनिया का कितना परसेंट है, 2.4% है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये भी याद रखी रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितना है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा भारत। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका ऐसा फिगर बना दें, सही नहीं बन रहा है बट इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितना है, 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से अगर देखें, ये इसको क्या कहते हैं, तटीय रेखा। ठीक है, तटीय रेखा जो समुद्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो अगर इसका पूरा ये तटीय और फिर ये लक्षद्वीप का, और इधर फिर हम अगर अंडमान निकोबार का पूरा जोड़ लें तो कितना है, 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और इधर यहाँ से जोड़े जो हमारा स्थलीय सीमा है, जो स्थल के साथ सीमा बनाती है, पूरा देखें तो 15,200 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखे रहिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। ठीक है, अभी हमने ये भी बताया है। मान लीजिए ये भारत है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो अगर हम ये भारत का देखें तो भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर तथा पूर्वी में, तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में तथा उत्तर तथा पूर्वी में ये जो है नवीनतम वलित पर्वत, यहाँ पे हिमालय पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। ठीक है, और जो दक्षिण का भूभाग है कहाँ पे है, उत्तर में
चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा हो जाता है। ठीक है, तो हिंद महासागर कहाँ है? यहाँ पे पूरा क्या है? हिंद महासागर है, ये पूरा हिंद महासागर है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे क्या है? अरब सागर पश्चिम में है और यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब महासागर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग में 30 डिग्री है। ठीक है, अब इतना हमको समझ में आ गया। एक मिनट रुक जाइए, कितना है? लगभग में 30 डिग्री है। ठीक है, परंतु किसी भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो ये भी याद रखे रहिएगा, जो पूर्व पश्चिम का विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो हमको ये देखिए, ये हो गया पूर्वी पश्चिमी विस्तार और ये हो गया उत्तरी दक्षिणी विस्तार। ठीक है, तो हमको क्या बताया गया है? जो हमारा पूर्वी पश्चिमी विस्तार है ये उत्तर दक्षिण की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो हमारा यहाँ पे क्या है? गुजरात है, यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसमें लगभग कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखी रहिएगा। और अतः हमारा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमनोत्तर माना गया है। ठीक है, तो भारत का मानक देशांतर रेखा क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, जो भारतीय समय रेखा है वो कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट अलग से करके दिया गया है, तो इसको भी याद रखी रहिएगा। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है, तो इसको याद रखी रहिएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से देखते हैं तो देखिए हमारा दिया गया है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और अगर हम उत्तर से दक्षिण का देखें तो कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको 3214 से याद करिए, 2933 किलोमीटर। तो ये भी पूछ लेता है कि कितना विस्तार है। तो अगर हम देखें पूर्व से लेकर पश्चिम तक 2933 है, ये याद रखे रहिएगा। फिर हमारा अगर हम देखें उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारा कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर ये फैला हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ठीक है, एक चीज और देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देखिए निचले हिस्से में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप है जो भारत का हिस्सा है। ठीक है, और बाकी का भी हमने बताया, जो इसका अच्छा देशांतरी विस्तार और अक्षांशी विस्तार है इसको हमने बताया। तो इसका अक्षांशी विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ तक ऊपर हम चल के देखते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, ये हमारा क्या है? अक्षांशी विस्तार है। और एक चीज और इसमें देख लेते हैं, हमारा देशांतरी विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका क्या है? देशांतरी विस्तार है। ठीक है, यहाँ से हमको ये समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर दिया गया है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये भी याद रखे रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर चलिए और देख लेते हैं हम। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे हम भारत के पड़ोसी देशों में देख लेते हैं। देखिए पड़ोसी देश भारत के दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान है, नेपाल है, चीन है, फिर यहाँ पे भूटान है, फिर यहाँ पे बांग्लादेश है, म्यांमार है। ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, और फिर यहीं पे देखिए मालदीव है भी, ये नीचे है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सब क्या है? भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, इतना याद हो गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। फिर देखिए अलग से करके ये भी दिया गया है, इसको भी याद रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ये देखिए, क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि 1947 से पूर्व भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? तो 2 प्रकार के, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेजी क्या होते थे? अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की ये क्या है? प्रभु सत्ता मानकर स्वायत्ता में किया जाता था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए फिर दिया गया है दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट,
ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछा था कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता क्या कहलाता है? पाक जल संधि। एग्जाम में आया था कि पाक जल संधि किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है, तो ठीक है। और मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में, तो याद रखे रहिएगा। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी स्थिति एक बार देख लेते हैं, कहाँ पे है ये। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे भारत है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे के साइड में देखिए, यहाँ पे मालदीव है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? श्रीलंका है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप ऊपर है, जस्ट उसके नीचे क्या है? मालदीव है, और यहाँ पे क्या है? श्रीलंका है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। चलिए फिर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हम पूरा चैप्टर पढ़े हैं उसका एक साथ थोड़ा दिया गया है, तो आप लोग इसको समझ लीजिए कि क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला दिया है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। और एक चीज याद रखी रहेगा, ये दोनों उत्तरी ही रहेगा, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसका देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, हो गया। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो कर्क रेखा, अभी हमने जैसे ये भारत का अगर यहाँ पे नक्शा बनाए हम, ठीक है, ऐसे बनाए, तो कर्क रेखा क्या करता है? भारत को 2 भागों में बांटता है, और कितने से जाता है? 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बांटता है, ठीक है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिणी पश्चिमी में लक्षद्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है, ठीक है। तो अभी हमने बताया इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है? अरब सागर है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में हमने बताया कि इधर हमारा क्या? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब इधर हमारा क्या है? अभी हमने बताया अरब सागर है, अरब सागर में हमारा क्या है? यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है, याद हो गया। भारतीय संघराज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, ठीक है, नीचे का बिंदु क्या है? इंदिरा बिंदु कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि इंदिरा बिंदु कब ये जलमग्न हुआ, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, तो सन 2004 में हुआ, ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी में जो TRE 1 का हुआ था एग्जाम, उसमें आया था, ठीक है। भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अभी हमने बताया था। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को है, ठीक है। मानक यौनांतर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर जाता है, ठीक है। और ये कितने कितने राज्यों से होकर जाता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई, ठीक है, ये याद रखी रहेगा। सन 1947 से पूर्व भारत के 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत, अभी ये भी हमने समझाया है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से देखिए हम पढ़ लेते हैं, भारत की भूभाग का कितना क्षेत्रफल है? भारत का भूभाग कितना क्षेत्रफल है? तो अभी हमने बताया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, अभी हमने इसको भी बताया है। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है? इसको देखिए, दिया गया उन देशों के नाम लिखो जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो भारत कितने स्थान पे है? 7वें स्थान पे, हमने इसको पढ़ा है। तो रूस पहले नंबर पे रूस है, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा? भारत आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में अभी 28 राज्य हैं, ठीक है, तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे ये पहले का डाटा है, इसको मत याद करिए। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है, इतना याद हो गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या क्वेश्चन दिया गया है? अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखो, ठीक है। तो ये अभी हमने बताया था कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में, तो अरब सागर में क्या है जो है? तो अरब सागर का अगर हम देखें तो हमारा क्या है? लक्षद्वीप है। और अगर हम बंगाल की खाड़ी में देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट,
यहाँ से हम देखते हैं तो भारत के 7 केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादर एवं नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि है। ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम फिर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, धारा 1 इधर से आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है, धारा बी आ रहा है। ठीक है, देखिए धारा 1 आया इधर से, धारा बी, और ये क्या कर रहा है, जल विभाजक का कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे समझते हैं, ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाद रोड़ियों को क्या करता है, एक दूसरे से अलग कर देता है। ठीक है, जो हमको इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, और एक चीज और याद रखी रहेगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में दिया गया, विश्व की सबसे बड़ी अपवाद रोड़ी अमेजन नदी की है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देख, तो भारत में अपवाद तंत्र, भारत के अपवाद तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीप नदियां। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, अब देखिए हिमालय की नदियां क्या होता है, जो मैंने बताया कि जो भारत के उत्तर में हिमालय की नदियां हैं, ठीक है, वहां से जो नदियां निकलती है वो 12 मासी होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हिमालय से निकलती है नदियां वो कैसी होती है, तो ये 12 मासी नदियां होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्ष के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। ठीक है, हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र हैं। ये पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। ठीक है, इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ठीक है, ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन करती हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कौन ज्यादा अपर्दन करती हैं, तो जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो अपर्दन करती है। देखिए ये फिगर में दिखाया गया, और इसको क्या कहा जाता है, गार्ज कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखते हैं हम, तो यहाँ देखिए नदी का स्रोत दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नदी का स्रोत है, ये ऊपरी भाग है, मध्य भाग है, उसका ये गोख, यहाँ से क्या है, निचला भाग आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं ये भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। ठीक है, और ये मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां क्या करती हैं, विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सारे अन्य निक्षेपण क्या करती हैं, आकृतियां बनाती हैं। ठीक है, अब हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखते हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, अभी जो भारत का ये वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, इधर इधर क्या होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां बहती हैं। ठीक है, और ये जो प्रायद्वीपीय नदियां ये मौसमी होती हैं क्योंकि इनका क्या प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। अगर वर्षा हुआ तो ये इसमें पानी रहेगा। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। ठीक है, फिर भी इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं। ठीक है, चलिए फिर हम इसको समझते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है कि जो देखिए इनमें जो केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये नदियां किसकी तरफ बह रही हैं, पश्चिम की तरफ बह रही हैं। ठीक है, क्या इस प्रकार की दो नदियां बड़ी पहचान कर, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अधिकतर पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं। ठीक है, अब चलिए हम हिमालय की नदियों को देख लेते हैं। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं, यहाँ से एक मिनट रुकिए, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मेन नदी होती है और उसकी जो सहायक नदियां होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, हमारा पहला नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र। चलिए सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है। ठीक है, ये कहाँ से हुआ है, तिब्बत से पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में ये बहुत ही सुंदर दर्शनीय गाछ का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए ये अटक पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, तो इसका हम देखते हो तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास जो है आपस में मिलकर क्या करती हैं, सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। अब ये पूछ ले कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी है, तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास ये क्या है, इसकी नदियां हैं। ठीक है, और इसका अधिकतम भाग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में है। ठीक है, और सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए रहिएगा। तो 2900 किलोमीटर है सिंधु नदी के, और विश्व की लंबी नदियों में से यह एक है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। ठीक है, इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए हम फिर देख लेते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में दिया गया है।
ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी, गंगोत्री, हिमालय से निकलती है, ठीक है। ये अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि गंगा कहाँ पे मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के पास ये पर्वतीय भाग से कहाँ पे प्रवेश करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनकी कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर यह बहती है, ठीक है, तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से। इसके बारे में देखिए हमारे एनसीईआरटी बुक में जो फिगर दिया गया, देखिए यहाँ पे है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए सिंधु नदी तंत्र है। उसके बाद देखिए इसमें सिंधु नदी आ रही है, इसमें देखिए झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है। यहाँ बीच में आके व्यास नदी देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये सिंधु नदी तंत्र इधर है, और इधर देखिए ये बीच में क्या है, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। अब देखिए गंगा नदी यहाँ से मिल रहा है, देखिए इसके समांतर क्या है, यमुना नदी है। यमुना नदी में चंबल, बेतवा, केन ऐसे मिल जाता है, ठीक है। और इधर देखिए फिर ये देखिए गंगा नदी यहाँ से ऐसे आ रही है, इसमें कोसी नदी, गंडक नदी, ठीक है, सोन नदी, ये सब मिलकर आके इस गंगा नदी में मिल जा रहा है, ठीक है। और देखिए फिर हम इधर देख लीजिए, समझ लीजिए फिगर से, यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, दिहांग, लोहित, ये सब इसके क्या है, सहायक नदियां हैं, ठीक है। इधर इधर इस क्षेत्र में क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, बीच में क्या है, गंगा नदी तंत्र है, और इधर क्या है, सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम, एक मिनट से देखते हैं। तो देखिए हमारे बुक में दिया गया है देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम, देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये हमारे बुक में दिया गया है नमामि गंगे परियोजना, एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्य, प्रदूषण को प्रभावी को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जाना, ठीक है। तो याद रखिएगा नमामि गंगा परियोजना किसके लिए, राष्ट्रीय नदी जो हमारी गंगा नदी है उसके लिए किया गया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम, ये किसके लिए, एक मिनट। अब देख लीजिए फिर यहाँ से हम देख लेते हैं, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है, ठीक है। 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, ठीक है। अब आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं, अभी हमने बताया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और उसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दिया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से ये निकलती है, ठीक है, याद रखिए रहिएगा। इसकी लंबाई सिंध से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है, ठीक है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर 7,757 मीटर ऊंचा है, ठीक है, के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी की यू आकार अच्छा जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गाज के माध्यम से प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो एक चीज देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, कि अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, ये भी बना हुआ एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते। देखिए हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं ये भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण करती हैं। ये पश्चिमी घाट द्वारा होता है, ठीक है। जो पश्चिमी तट है के निकट से उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जो प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है, तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब देखिए ये है भारत का नक्शा। तो इधर क्या है, अरब सागर है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, ये इधर की ओर बहती हैं तथा ये क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से, और देखिए पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो बड़ी नदियां। अब नर्मदा इधर की ओर बहती है और ताप्ती भी इधर की ओर बहती है। ये दो बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है। और इतना याद रखें, नर्मदा एवं तापी नदी जो है ये पश्चिम की दिशा की ओर बैठती हैं, और ये अभी महानदी, गोदावरी, कृष्णा ये सब पूर्वी की ओर बैठती है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखे रहिएगा, ठीक है। और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो एक चीज और याद रखी रहेगा, जो नदियां अरब सागर में बहती हैं वो ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां के अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है, ठीक है। तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनकी जो अपवाह द्रोणियां हैं, ये जो हमारा
उत्तर की दिशा में नदियां हैं उससे क्या है, ये अपेक्षाकृत छोटी हैं। ठीक है, चलिए हम नर्मदा द्रोणी देख लेते हैं कि नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए नर्मदा द्रोणी जो हमारा है, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहता है। ठीक है, अब देखिए ये इधर पश्चिम की तरफ ऐसे बहता है। ठीक है, समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों से यह नदी गहरे घाट से बहती है तथा जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात है। ठीक है, तो यह धुआंधार प्रताप, ये प्रपात कहाँ है, ये नर्मदा द्रोणी में ही है। ठीक है, याद रखे रहिएगा। आगे देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट दिया गया, नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा में गिरती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। ठीक है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे चलाया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखी रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये दिया गया है। ठीक है, अब हम तापी द्रोणी देख लेते हैं। तो जो तापी का उद्गम कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। ठीक है, यह भी नर्मदा के समानांतर एवं भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। ठीक है, इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये क्या होता है, अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताए जहाँ नदियां बहती हैं, तो हम इसमें देखते हैं तो साबरमती, माही, ये सब हमारा कहाँ बहती हैं, गुजरात में बहती हैं। ठीक है, और जो पेरियार नदी है ये हमारा कहाँ बहती है, केरल में। ठीक है, अब उसका गोदावरी द्रोणी देख लेते हैं हम। तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहिएगा कि एग्जाम में आ जाए कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट की ढालों में निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इंपॉर्टेंट है, गोदावरी कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है, तो गोदावरी नदी का है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% है। ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी की अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्रहिंता, माजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। ठीक है, इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। कौन सी, वेनगंगा, पेनगंगा तथा मांजरा। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा महानदी के बारे में दिया गया है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है, छत्तीसगढ़ से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। इसका अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। ठीक, कृष्णा द्रोणी देखते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, और यह द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। कावेरी द्रोणी, कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबनी इसकी इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, अब देखिए भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन नदी बनाती है, कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा जो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो शिव समुद्रम है। यह कहाँ पे है, कावेरी नदी पे है। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं। भारत का सबसे, एक मिनट यहाँ पे है, एक मिनट, अब झील के बारे में दिया गया है, इसको पढ़ से देखिए इंपॉर्टेंट करके दिया गया है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग क्या है, जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल क्या है, लवड़ी है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारा झीलों के बारे में दिया गया। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नवे वाले घर तथा शिकारा में आप परिचित होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। चलिए इसके बारे में हम यहाँ से आगे देख लेते हैं क्या इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। ठीक है, अब देखिए भारत में बहुत सी झीलें हैं, एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न है। ठीक है, अधिकतर झीलें अस्थायी होती तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही होती हैं, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क द्रोणी होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से, जैसे हमारे यहाँ पे देखिए दिया गया है तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण कर, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। ठीक है,
ये सब हमारी क्या है, लोकटक झील है। देखिए जो एक तैरता हुआ मात्र झील है तो क्या है, लोकटक झील है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है उलर झील। तो देखिए यहाँ पे दिया गया उलर झील के बारे में, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है, कौन सा है, उलर झील है, ठीक है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकतक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे। तो ये डल झील, भीमताल, ये सब भी क्या है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे दिया गया राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP, ठीक है। देश में नदी सफाई कार्यक्रम शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ प्रारंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NSRP के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत। NSRP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं नदी प्रदूषण के बारे में दिया गया है, इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए हम मुख्य बिंदु जो इस चैप्टर को हम पूरा पढ़े हैं उसके क्या क्या मुख्य बिंदु है हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहा जाता है। हमने इसको समझा है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। हमने फिगर के माध्यम से इसको समझाया था। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजन कहा जाता है, ठीक है। भौगोलिक आकृतियों के आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। फिर यहाँ से हम देखते हैं हिमालय की अधिकतर नदियां 12 मासी होती हैं क्योंकि इनमें वर्ष भर क्या रहता है, पानी रहता है, ठीक है। अभी हमने ये भी बताया था। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है, ठीक है। हमने बताया है विश्व के सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी मिस्र की नदी नील है, तो ये भी याद रखी रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यह देख लेते हैं सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 3100 किलोमीटर है, याद रखी रहिएगा। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत के जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहिएगा। फिर देख लीजिए गंगा के बारे में दिया गया है, गंगा नदी के बारे में। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी हिमालय से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तरांचल के देवप्रयाग में इससे मिलती है, ठीक है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, यहाँ पे 2500 दिया, 2525 किलोमीटर, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी है, ठीक है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, ये भी हमने बताया है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं, ये भी याद रखे रहिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां मुख्य जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहिएगा। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां जो पश्चिम की तरफ बहती है तथा ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, याद रखी रहिएगा। जो अरब सागर की तरफ गिरती है ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, याद रखी रहिएगा। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है, ठीक है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर, ये भी याद रखी रहिएगा, ठीक है। उसके बाद गोदावरी की सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, प्रहिंता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा है, ठीक है। फिर हम महानदी का देखें, इसका उद्गम कहाँ छत्तीसगढ़ में होता है, इसका लंबाई 860 किलोमीटर है, ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ महाबलेश्वर से निकलता है, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहेगा। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है, याद रखी रहेगा, 760 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी प्रमुख नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबनी, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, कावेरी नदी पे है, शिव समुद्र के नाम से जाना जाता है। यह प्रपात मैसूर, बंगलोर तथा कोलार क्षेत्र की विद्युत प्रदान करता है, ठीक है। इतना समझ में आया। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है, भारत पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, 97% इसमें जल लवणीय है, केवल 3% क्या है, स्वच्छ है, ये भी हमने बताया अभी। राजस्थान का सांभर झील एक लवण वाला झील है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील डल झील है, ठीक है, उलर झील है, उसके बाद डल झील है, ठीक है, याद रखी रहिएगा। नदियों पर बांध बनाने में झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, ये कहाँ है, भाखड़ा नागल जो परियोजना है, यहाँ पे क्या हुआ है, झील का निर्माण हुआ, गुरु गोविंद सागर झील, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल के पास कौन सा है, गुरु गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया। तो एल नीनो क्या है, होता है गर्म जलधारा होता है, ठीक है। एल नीनो स्पेनिश शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, ठीक है।
अब चलिए हम और देख लेते हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से लेकर 120 दिनों के बीच होता है, ठीक है। ये सबको हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना देख लेते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, बस इतना ही हमारा इंपॉर्टेंट था। ये दोनों चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग इसको करिए, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों बनते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ओके।